मार्वल ने वैनम कैरेक्टर को लास्ट टाइम स्पाइडरमैन 3 मूवी में दिखाया था, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। लेकिन उस मूवी में वैनम को एक विलन दिखाया गया था और वैनम के साथ साथ एडी ब्रोक भी स्पाइडरमैन के हाथों मारा गया था। लेकिन 2018 में रिलीज होने वाली वैनम मूवी वैनम कैरेक्टर की सोलो मूवी है और इस मूवी में वैनम एक एंटी हीरो कैरेक्टर है। एंटी हीरोज उन कैरेक्टर्स को कहते हैं जो काम तो हीरोज वाला करते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका बिल्कुल विलन्स जैसा होता है। जैसे कि डेडपूल और गोस्ट राइडर भी एंटी हीरोज हैं। वैनम मूवी को अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। मूवी के स्टार्ट में हम कार्ल्टन ड्रेक को देखते हैं। कार्ल्टन ड्रेक एक बहुत ही अमीर और फेमस साइंटिस्ट है। कार्ल्टन की कंपनी लाइफ फाउंडेशन रॉकेट्स और स्पेसशिप्स बनाती है और इन रॉकेट्स की मदद से वो स्पेस और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करता है। लाइफ फाउंडेशन का एक स्पेस शटल स्पेस एक्सप्लोरेशन के बाद वापस अर्थ पर आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में उन्हें एक कॉमेट पर लाइफ की प्रेजेंस का सिग्नल मिलता है। कार्ल्टन अपने साइंटिस्ट को बोलकर इन एलियंस के सैंपल्स को कलेक्ट कर लेता है। वो साइंटिस्ट कॉमेट से 4 एलियंस को उठाते हैं और उन्हें अपने साथ अर्थ पर ला रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इनमें से एक एलियन जिसका नाम रियोट है वो आज़ाद हो जाता है और एक एस्ट्रोनॉट की बॉडी में घुस जाता है। रियोट की वजह से वो स्पेस शटल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस स्पेस शटल का एक टुकड़ा मलेशिया में गिरता है और दूसरा यूएसए में गिरता है। कार्ल्टन ड्रेक बाकी तीनों एलियंस को पकड़कर कैद कर लेता है, लेकिन रियोट मलेशिया में गिरा था। वो उस एस्ट्रोनॉट की बॉडी से निकलकर एक पुलिस ऑफिसर की बॉडी में घुस जाता है। रियोट इस रॉकेट पर लाइफ फाउंडेशन का लोगो देखता है, तो वो भी लाइफ फाउंडेशन को ढूंढने के लिए यूएसए की तरफ चल पड़ता है। एक्चुअली ये एलियंस सिम्बियोट्स हैं। सिम्बियोट्स एक होस्ट बॉडी के साथ मिलकर पेयर बना लेते हैं और अपने होस्ट की बॉडी और मेमोरीज के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। रियोट इन सिम्बियोट्स का लीडर है और अब रियोट लाइफ फाउंडेशन इसलिए जा रहा है ताकि वो लाइफ फाउंडेशन के रॉकेट्स को यूज करके अपनी प्रजाति के और लाखों सिम्बियोट्स को अर्थ पर ला सके और वो सिम्बियोट्स यहाँ अर्थ पर आकर इंसानों को खाकर जिंदा रह सकें, क्योंकि जिस प्लेनेट पर ये एलियंस रह रहे थे वहाँ पर फूड खत्म हो चुकी थी। अगले सीन में हम इस मूवी के लीड कैरेक्टर एडी ब्रोक को देखते हैं। एडी एक बहुत ही काबिल न्यूज़ रिपोर्टर है और इसके शो का नाम है द एडी ब्रोक शो। एडी का ये शो पूरी कंट्री में बहुत ही फेमस है। एडी की गर्लफ्रेंड एन वेइंग एक लॉयर है और इसकी लॉ फर्म भी कार्ल्टन ड्रेक के लिए काम करती है। एडी एन से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करने वाला है। अगले दिन एडी का बॉस उसे बुलाकर कहता है कि तुम्हें कार्ल्टन ड्रेक का इंटरव्यू लेना है। एडी जानता था कि कार्ल्टन की कंपनी कुछ तो इलीगल काम करती है, लेकिन इसका बॉस कहता है कि कार्ल्टन बहुत अमीर और पावरफुल है। वो हमारी न्यूज़ कंपनी को 1 मिनट में बंद करवा सकता है, इसलिए उसे कोई भी गुस्सा दिलाने वाला सवाल मत करना। बस एक छोटा सा इंटरव्यू करके थैंक्स बोलकर वापस आ जाना। रात को एन भी एडी को यही बात समझाती है, लेकिन एडी किसी की बात सुनने वाला नहीं था। एन क्योंकि कार्ल्टन की कंपनी की लॉयर थी, तो एडी चोरी से इसके लैपटॉप से लाइफ फाउंडेशन पर चलने वाले कोर्ट केसेस के बारे में पढ़ लेता है। अगले दिन एडी कार्ल्टन का इंटरव्यू लेने जाता है। एडी कार्ल्टन से पूछता है कि तुम्हारी बहुत सारी मेडिसिन कंपनीज हैं और तुम मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए गरीब और बेघर लोगों को चुनते हो और उनमें से बहुत से लोग मारे भी जाते हैं। ये सवाल सुनकर कार्ल्टन इंटरव्यू को वहीं बंद करवा देता है और एडी के बॉस को बोलकर इसे जॉब से निकलवा देता है। एडी एन से मिलने जाता है, लेकिन एन को भी एडी की वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है। एन अपनी रिंग उतारकर एडी के साथ रिश्ता खत्म कर देती है और एडी से कहती है कि तुमने मुझे यूज किया है। कार्ल्टन के पास अब 3 सिम्बियोट्स थे। 6 महीने तक कार्ल्टन इन पर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है और चौथे सिम्बियोट यानी कि रियोट के बारे में भूल जाता है। कार्ल्टन के इस प्रोजेक्ट की लीड साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर डोरा स्कर्थ है। डॉक्टर स्कर्थ इन एलियन सिम्बियोट्स को जानवरों के साथ मिलाकर एक मैच बनाने की कोशिश कर रही थी। कार्ल्टन इससे कहता है कि अगर इंसानों के साथ इन सिम्बियोट्स का मैच हो गया तो हम स्पेस में इनकी हेल्प से जिंदा रह पाएंगे, लेकिन डॉक्टर स्कर्थ जानती थी कि अभी हमें इन सिम्बियोट्स को इंसानों पर टेस्ट नहीं करना चाहिए। कार्ल्टन डॉक्टर स्कर्थ को डराकर ह्यूमन ट्रायल्स शुरू करने का कहता है,
दूसरी तरफ एडी की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इन 6 महीनों में कार्ल्टन की वजह से एडी का रिलेशनशिप, इसका कैरियर और इसका अपार्टमेंट सब कुछ खत्म हो चुका था। कार्ल्टन के डर से कोई भी एडी को जॉब देने के लिए तैयार नहीं था। काफी महीनों से एडी अपने अपार्टमेंट के बिल्स भी पे नहीं कर पा रहा था। कार्ल्टन ह्यूमन ट्रायल्स के लिए फिर से गरीब और बेघर लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देता है। कार्ल्टन इन 3 में से एक सिम्बियोट एक आदमी पर छोड़ देता है, लेकिन इन दोनों का मैच नहीं बन पाता और वो आदमी मारा जाता है। डॉक्टर स्कर्थ ये सब देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वो बिल्कुल गलत था। इसी रात डॉक्टर स्कर्थ एडी ब्रॉक के पास जाती है। डॉक्टर स्कर्थ उसे बताती है कि मैं लाइफ फाउंडेशन में काम करती हूँ और जो सवाल तुमने कार्ल्टन ड्रेक से अपने इंटरव्यू में पूछे थे वो सब बातें सच हैं। कार्ल्टन साइंस के नाम पर गरीब लोगों को मार रहा है। एडी कहता है कार्ल्टन ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है और अगर तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत है तो तुम्हें भी उससे डर कर रहना चाहिए। इसके बाद एडी एन के घर के बाहर जाता है, लेकिन एन अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। इसका नाम डैन है और डैन एक सर्जन है। एन को किसी और के साथ देखकर एडी दोबारा से डॉक्टर स्कर्थ को कॉल करता है। डॉक्टर स्कर्थ एडी को अपनी गाड़ी में छुपाकर लाइफ फाउंडेशन की बिल्डिंग में ले आती है। एडी वहां कार्ल्टन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगता है। एडी लैब में जाकर अपने फोन से तस्वीरें लेने लगता है। वहां एडी को वही गरीब औरत नजर आती है जिससे वो न्यूज़पेपर खरीदा करता था। एडी उसे कैद से निकालने के लिए शीशा तोड़ देता है, लेकिन इस औरत में एक सिम्बियोट था। वो सिम्बियोट इसकी बॉडी से निकलकर एडी की बॉडी में घुस जाता है और इत्तेफाक से एडी और इस सिम्बियोट का परफेक्ट मैच बन जाता है। सिम्बियोट से अटैच होने के बाद एडी की बॉडी फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो जाती है। लाइफ फाउंडेशन के गार्ड्स इसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो सिम्बियोट एडी को एक दरख्त के ऊपर चढ़ाकर गार्ड से बचा लेता है। कार्ल्टन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के बाद एडी एन से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो अपने नए बॉयफ्रेंड डैन के साथ डिनर करने के लिए आई हुई थी। एडी एन को बताता है कार्ल्टन लोगों को मार रहा है, लेकिन वहां एडी की हालत खराब होने लगती है। एडी रेस्टोरेंट से एक जिंदा केकड़ा उठाकर खाने लगता है। डैन को लगता है कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए वो उसे अपने हॉस्पिटल में ले जाता है और वहां जाकर उस पर मेडिकल टेस्ट करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि इन सिम्बियोट्स की एक कमजोरी है। हाई फ्रीक्वेंसी की तेज आवाजों से इन्हें बहुत दर्द महसूस होता है। एडी को इस सिम्बियोट की आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। दूसरी तरफ कार्ल्टन को पता चल जाता है कि डॉक्टर स्कर्थ ने इसे धोखा दिया है। कार्ल्टन इससे कहता है कि तुम्हें बताना होगा कि मेरा सिम्बियोट कहाँ है, नहीं तो तुम्हारी वजह से और भी बहुत से लोग मारे जा सकते हैं। डॉक्टर स्कर्थ को ना चाहते हुए भी एडी ब्रॉक का नाम बताना पड़ता है। एडी ब्रॉक का नाम जानने के बाद कार्ल्टन डॉक्टर स्कर्थ पर भी एक सिम्बियोट छोड़ देता है, जिससे डॉक्टर स्कर्थ भी मारी जाती है और वो सिम्बियोट भी इसके साथ मारा जाता है। कार्ल्टन एडी से अपना सिम्बियोट वापस लेने के लिए अपने गार्ड्स को एडी के घर भेजता है। एडी को अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। एडी के घर में जब गार्ड्स आते हैं तो वैनम इन गार्ड्स को मारकर वहां से बाइक पर भागने लगता है और कार्ल्टन के गार्ड्स इसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही जबरदस्त चेजिंग सीन देखने को मिलता है। वैनम बहुत सारी गाड़ियां डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन एक गाड़ी का एडी के बाइक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में एडी की टांगें और बहुत सारी हड्डियां टूट जाती हैं। तब एडी पूरी तरह इस सिम्बियोट की बॉडी में चेंज हो जाता है और वो सिम्बियोट इसके सारे घाव हील करके इसे एक सेफ जगह पर ले जाता है। वहां जाकर वो सिम्बियोट एडी से कहता है कि मेरा नाम वैनम है। इंसानों को लगता है कि उन्होंने हमें ढूंढा है, लेकिन हम तो खुद अपने लिए एक प्लेनेट ढूंढ रहे थे। अब मुझे लाइफ फाउंडेशन का रॉकेट चाहिए। अगर तुम मेरी बात मानते रहोगे तो हो सकता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। दूसरी तरफ रियोट भी मलेशिया से एक छोटी बच्ची की बॉडी में घुसकर यूएसए में आ जाता है और यूएसए में आकर वो बच्ची की बॉडी से निकलकर कार्ल्टन की बॉडी में चला जाता है और लकीली कार्ल्टन और रियोट का भी मैच बन जाता है। एडी और वैनम उस न्यूज़ कंपनी के ऑफिस में जाते हैं जहां एडी पहले काम करता था।
एडी वहाँ कार्ल्टन के खिलाफ सारे सबूत अपने पुराने बॉस के टेबल पर रख देता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन वहाँ एडी को अरेस्ट करने के लिए बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। एडी दोबारा से वैनम में चेंज हो जाता है और सारे पुलिस ऑफिसर्स को हरा देता है। लेकिन एन एडी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है और एडी को वैनम में बदला हुआ देख लेती है। एन एडी को अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाने लगती है। वहाँ एडी एन को वैनम के बारे में सब कुछ बता देता है। एडी कहता है कि वैनम को तेज आवाज और आग से खतरा है। तब हम देख पाते हैं कि कार्ल्टन के ड्रोन्स अभी भी एडी का पीछा कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जाकर डैन दोबारा से एडी की बॉडी के मेडिकल टेस्ट करता है और एडी को बताता है कि तुम इस सिम्बियोट की वजह से मर रहे हो। वैनम डैन को गले से पकड़ लेता है तो एन वहाँ एमआरआई मशीन को ऑन कर देती है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलती है और वैनम एडी से अलग हो जाता है। एडी वैनम से कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे मार रहे थे, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वैनम भी वहाँ से बाहर निकलकर एन की बॉडी में घुस जाता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए एडी को कार्ल्टन के लोग उठाकर कार्ल्टन की लैब में ले जाते हैं। कार्ल्टन एडी से पूछता है कि वैनम कहाँ है। एडी कहता है, मैं नहीं जानता, और अगर मैं जानता भी होता तो तुम्हें कभी नहीं बताता। तब कार्ल्टन गुस्से में आकर रियोट में चेंज हो जाता है। कार्ल्टन एडी से कहता है, अब वैनम तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर कार्ल्टन अपने गार्ड्स को कहता है कि एडी को मार दो। कार्ल्टन के गार्ड्स एडी को मारने के लिए लाइफ फाउंडेशन के पास एक जंगल में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ एन और वैनम आकर कार्ल्टन के गार्ड्स को मारकर एडी को बचा लेते हैं और वहाँ वैनम वापस से एडी के अंदर आ जाता है। तब वैनम एडी को बताता है कि कार्ल्टन की बॉडी के अंदर जो सिम्बियोट है इसका नाम रियोट है, हमें मिलकर इसे रोकना होगा। एक्चुअली प्लेनेट अर्थ पर रहकर वैनम को यहाँ रहना अच्छा लगने लगा था और एडी के साथ वक्त गुजारकर वो इंसानों को अच्छा समझने लगा था। वैनम एडी को बताता है कि मैं भी अपने प्लेनेट पर तुम्हारी तरह एक लूजर था, लेकिन यहाँ हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें रियोट को रोकना होगा, नहीं तो ये पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी तरफ रियोट कार्ल्टन से कहता है कि मेरे जैसे लाखों और सिम्बियोट्स हैं और मैं उनका लीडर हूँ। हमें स्पेस में जाकर उन सिम्बियोट्स को भी अर्थ पर लाना होगा और यहाँ आकर वो सब वैसा ही करेंगे जैसा हम उन्हें कहेंगे। कार्ल्टन इसकी बातों में आ जाता है। कार्ल्टन अपने साइंटिस्ट के पास जाकर रॉकेट को लॉन्च करने का बोलता है। एक साइंटिस्ट इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रियोट उसे मार देता है और वहाँ सारे कंप्यूटर्स को तोड़ देता है ताकि कोई भी रॉकेट को रोक ना सके। फिर रियोट रॉकेट की तरफ जाने लगता है तो वैनम भी वहाँ पहुंचकर इसे रोकने की कोशिश करता है। वैनम को देखकर रियोट कहता है कि तुमने अपने ही लोगों के साथ गद्दारी की है। फिर रियोट इसके साथ लड़ने लगता है। रियोट वैनम से बहुत ज्यादा पावरफुल था और वैनम ये बात जानता था। इन दोनों की फाइट में रियोट वैनम से जीत रहा था, लेकिन एन वहां पहुंचकर एक सायरन को ऑन कर देती है और इस सायरन की तेज आवाज से वो चारों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एडी और कार्ल्टन बगैर सिम्बियोट्स के हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं, लेकिन फिर कार्ल्टन धोखे से रियोट के साथ मिलकर एक तलवार एडी की छाती में घुसा देता है और फिर वो रॉकेट में बैठकर जाने लगता है। एडी के मरने से पहले पहले वैनम एडी के साथ जुड़ जाता है, जिससे एडी जिंदा बच जाता है। वैनम रॉकेट के ऊपर चढ़कर इसका फ्यूल टैंक काट देता है और फ्यूल के जलने से वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में रियोट और कार्ल्टन दोनों मारे जाते हैं। इस ब्लास्ट की आग से वैनम की बॉडी भी जल जाती है, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। इस तरह एडी और वैनम मिलकर प्लैनेट अर्थ को एलियन इन्वेजन से बचा लेते हैं। मूवी के लास्ट में एडी और एन बातें कर रहे होते हैं। एडी दोबारा से एक अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर बन जाता है। एन समझ रही थी कि उस रॉकेट के ब्लास्ट में वैनम भी जिंदा नहीं बच पाया। इसके बाद एडी और वैनम आपस में बातें करने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम एक सीरियल किलर को देखते हैं जिसका नाम क्लीटस कैसिडी है। क्लीटस जेल में इंटरव्यू देने के लिए एडी ब्रोक को बुलाता है। क्लीटस कैसिडी की फुल स्टोरी
हमें इस मूवी के सीक्वल वैनम लेट देयर बी कार्नेज में देखने को मिलती है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 6.6 है। वैनम मूवी के सेकंड पार्ट वैनम लेट देयर बी कार्नेज के स्टार्ट में हमें 1996 का टाइम दिखाया जाता है। सेंट एस्टिस नाम के एक स्कूल में अनवांटेड बच्चों को रखा जाता था। इस स्कूल में क्लीटस कैसिडी और फ्रांसिस बैरिसन नाम के 2 बच्चे भी रह रहे थे और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन फ्रांसिस क्लीटस को बताती है कि डॉक्टर्स मुझे यहाँ से निकाल कर किसी और जगह शिफ्ट करने वाले हैं क्योंकि मेरी पावर्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन क्लीटस नहीं चाहता था कि फ्रांसिस को उससे दूर किया जाए। फ्रांसिस एक म्यूटेंट थी और इसके पास हाई पिच की तेज आवाज निकालने की सुपर पावर थी। कुछ पुलिस वाले फ्रांसिस को वहां से शिफ्ट करने के लिए एक पुलिस वैन में डालकर ले जाने लगते हैं। फ्रांसिस आजाद होने के लिए अपनी पावर्स का यूज करती है, लेकिन पैट्रिक मलिगन नाम का एक पुलिस ऑफिसर इसे गोली मार देता है। पुलिस को लगता है कि फ्रांसिस मारी जा चुकी है, लेकिन वो किसी तरह जिंदा बच जाती है और उस दिन से पैट्रिक मलिगन इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। फ्रांसिस को रेवनक्रॉफ्ट नाम की एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैद कर दिया जाता है। ये वही जेल है जहां दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के विलन इलेक्ट्रो को कैद किया गया था। इसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होती है, यानी कि साल 2021 के टाइम पर। पिछले 25 साल से फ्रांसिस रेवनक्रॉफ्ट में ही कैद थी। दूसरी तरफ क्लीटस कैसिडी एक सीरियल किलर बन चुका था। इसने बहुत सारे लोगों को मारकर इनकी बॉडीज को कहीं गायब कर दिया था। पुलिस ने क्लीटस को कैद कर लिया था। पुलिस जानती थी कि क्लीटस ने बहुत सारे मर्डर्स किए हुए हैं, लेकिन पुलिस को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे थे और ना ही उन लोगों की डेड बॉडीज मिल रही थीं जिन्हें इसने कत्ल किया था। इसलिए अदालत ने अभी तक क्लीटस को मौत की सजा नहीं सुनाई थी। पैट्रिक मलिगन, जिसने फ्रांसिस पर गोली चलाई थी, वो प्रमोट होकर डिटेक्टिव बन चुका था और क्लीटस के केस की छानबीन भी मलिगन ही कर रहा था। मलिगन एडी ब्रॉक को बुलाकर कहता है कि क्लीटस कैसिडी तुम्हें इंटरव्यू देना चाहता है। तुम इससे बात करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि जिन लोगों का इसने मर्डर किया था, इन सब की बॉडीज को उसने कहाँ छुपाया है। एडी क्लीटस से जाकर मिलता है। क्लीटस कहता है, तुम मेरा एक मैसेज अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दो और इसके बदले मैं अपने सारे राज तुम्हें बता दूंगा। क्लीटस ये मैसेज फ्रांसिस के लिए छपवाना चाहता था। इस मैसेज में क्लीटस कोड वर्ड्स में एक चर्च की बात करता है। क्लीटस और फ्रांसिस बचपन में इसी चर्च में शादी करवाना चाहते थे। एडी इसकी बात मान जाता है, लेकिन जेल से बाहर जाते हुए वैनम एडी को क्लीटस के रूम के बाहर रोक लेता है। क्लीटस ने अपने रूम में बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हुई थी। वैनम इन सभी ड्राइंग्स को याद कर लेता है। इनमें से एक ड्राइंग उस जगह की थी जहां क्लीटस ने उन सभी डेड बॉडीज को दफनाया हुआ था। वैनम इस ड्राइंग को डिकोड कर लेता है और एडी उस जगह जाकर इन सभी डेड बॉडीज को निकलवा लेता है। जो केस पुलिस और FBI सालों से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, एडी और वैनम उस केस को एक ही दिन में सॉल्व कर लेते हैं और एडी दोबारा से US का टॉप न्यूज रिपोर्टर बन जाता है। सारे सबूत मिलने के बाद अदालत क्लीटस कैसिडी को मौत की सजा सुना देती है। वैनम और एडी वैसे तो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक बात को लेकर इनकी लड़ाई चल रही थी। वैनम आजाद रहकर जीना चाहता था और बुरे लोगों को मारकर उनको खाना चाहता था, लेकिन एडी इसे सिर्फ जिंदा मुर्गियां और चॉकलेट्स ही खिलाता है और उसे अपनी बॉडी के अंदर छुपा कर रखता है। एडी कहता है कि FBI अभी भी हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। अगर तुमने किसी इंसान को खाया तो FBI हमें उठाकर एरिया 51 में बंद कर देगी। एडी वैनम को मुर्गियां खिलाकर वापस ला रहा होता है तो एडी को इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड एन वेइंग की कॉल आती है। एन एडी से मिलने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। वहां एन इसे बताती है कि डैन के साथ मेरी एंगेजमेंट हो गई है। ये देखकर एडी का दिल टूट जाता है। वैनम इसकी उदासी कम करने के लिए इसे चीयर अप करने की कोशिश करने लगता है। अगले दिन एडी को एक लेटर मिलता है। ये लेटर उसे क्लीटस कैसिडी ने भेजा था। क्लीटस ने लिखा था कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। क्लीटस इस लेटर में एडी को अपनी बचपन की स्टोरी बताता है कि कैसे बचपन में इसने अपनी माँ को मार दिया था और फिर इसके पिता ने इसे सेंट एस्टी स्कूल में भेज दिया। वहाँ सभी बच्चे मिलकर इसे मारते थे।
लेकिन फिर इसकी जिंदगी में फ्रांसिस आई और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। क्लीटस एडी से कहता है कि जेल में आकर आखिरी दफा मेरे से मिलो। क्लीटस की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एडी ब्रोक फिर से उसे जेल में जाकर मिलता है। क्लीटस को एडी पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो एडी को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। वैनम इसकी बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो क्लीटस को पकड़कर मारने लगता है। क्लीटस एडी के हाथ पर जोर से काट लेता है, जिससे एडी का थोड़ा सा खून निकलता है और क्लीटस एडी के खून के साथ साथ वैनम का थोड़ा सा हिस्सा भी खा जाता है। अपार्टमेंट में वापस आकर एडी वैनम से लड़ने लगता है। एडी कहता है कि तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। वैसे तो ये दोनों रोजाना आपस में लड़ते थे, लेकिन इस दफा इनकी लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है और वैनम गुस्से में एडी की बॉडी को छोड़कर चला जाता है। जाते जाते वैनम एक आदमी में घुसकर एडी की बाइक को भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ क्लीटस की सजा का दिन आ चुका था। जिन लोगों का क्लीटस ने मर्डर किया था, पुलिस इन सब की फैमिलीज को बुलाती है और उनके सामने क्लीटस को जहर देकर मारने लगती है। लेकिन वैनम के ब्लड की वजह से क्लीटस के अंदर भी एक सिम्बियोट पैदा हो चुका था। वो सिम्बियोट क्लीटस को बचा लेता है और जेल में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारकर कैदियों को आजाद कर देता है। इसके बाद क्लीटस नए कपड़े पहनकर और फ्रांसिस की फेवरेट कार चोरी करके फ्रांसिस से मिलने के लिए जाने लगता है। क्लीटस इस सिम्बियोट का नाम कार्नेज रखता है। कार्नेज एक रेड सिम्बियोट है और रेड सिम्बियोट्स वैनम जैसे ब्लैक सिम्बियोट से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके अलावा क्लीटस और कार्नेज का आपस में बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि कार्नेज एक इवल सिम्बियोट है और इसका होस्ट यानी कि क्लीटस कैसिडी भी एक इवल इंसान है। एडी न्यूज में देखता है कि क्लीटस कैसिडी जेल तोड़कर भाग गया है, तो एडी सोचने लगता है कि वैनम अभी कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा, क्योंकि क्लीटस को रोकने के लिए एडी को वैनम की जरूरत थी। दूसरी तरफ वैनम आज़ादी की जिंदगी गुजार रहा था। वैनम बार बार अपना होस्ट चेंज कर रहा था और एडी के बगैर आज़ादी की लाइफ एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था। एडी के अपार्टमेंट के पास मिसिस चेन का स्टोर था, जहां से एडी वैनम के लिए चॉकलेट्स खरीदा करता था। वैनम का जब भूख से बुरा हाल हो जाता है तो वो मिसिस चेन के स्टोर में आ जाता है। क्लीटस एक शॉप में जाकर शॉपकीपर को मार देता है और कार्नेज की हेल्प से इंटरनेट से फ्रांसिस की लोकेशन ढूंढ लेता है। फिर क्लीटस और कार्नेज रेवनक्रॉफ्ट प्रिजन में जाते हैं। वहां क्लीटस कार्नेज को फ्रांसिस से मिलवाता है। क्लीटस और फ्रांसिस 25 साल के बाद मिल रहे थे, इसलिए वो दोनों बहुत खुश थे। क्लीटस और कार्नेज वहां बहुत सारे गार्ड्स को मारकर फ्रांसिस को साथ लेकर भागने लगते हैं और रेवनक्रॉफ्ट के गार्ड्स और पुलिस इनका पीछा करने लगती है। फ्रांसिस एक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी सुपर पावर का यूज करती है, लेकिन फ्रांसिस की पावर से कार्नेज को बहुत दर्द महसूस होता है, क्योंकि तेज आवाज इन सिम्बियोट्स की कमजोरी है। कार्नेज क्लीटस से कहता है कि इसे बोलो अपना मुंह बंद रखे, नहीं तो मैं इसका सर खा जाऊंगा। कार्नेज वहां सारे गार्ड्स को मार देता है और ये तीनों मिलकर रेवनक्रॉफ्ट की पूरी बिल्डिंग को जला देते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव मलिगन एडी को पकड़कर इससे पूछताछ करने लगता है, क्योंकि एडी वो आखिरी आदमी था जो क्लीटस से मिला था। इसलिए मलिगन को शक था कि एडी के पास क्लीटस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। एडी वैनम के बारे में मलिगन को कुछ भी नहीं बता सकता था, इसलिए एडी कहता है मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ। एडी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड एन को कॉल करके बुलाता है और उसे वैनम और कार्नेज के बारे में सब कुछ बता देता है। एडी एन से कहता है कि तुम्हें वैनम को ढूंढकर मेरे पास लाना होगा। एडी जानता था कि वैनम खाना खाने के लिए मिसिस चेन के पास जरूर जाएगा, इसलिए वो एन को वहां से सीधा मिसिस चेन के पास भेजता है। वैनम इस वक्त मिसिस चेन की बॉडी में ही था। एन वहां वैनम की तारीफें करती है और उसे एडी की हेल्प करने के लिए मना लेती है। वैनम मिसिस चेन की बॉडी से एन की बॉडी में चला जाता है और वो दोनों पुलिस स्टेशन में एडी के पास चले जाते हैं। वैनम पुलिस स्टेशन की दीवार तोड़कर एडी को अपने साथ ले जाता है। एडी वैनम को सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर वैनम दोबारा से एडी की बॉडी में आ जाता है। क्लीटस और फ्रांसिस शादी करके अपना बचपन का सपना पूरा करना चाहते थे। फ्रांसिस मलिगन को मारना चाहती थी, क्योंकि मलिगन ने इस पर गोली चलाई थी।
क्लीटस एडी को मारना चाहता था क्योंकि एडी की वजह से उसे मौत की सजा हो गई थी और कार्नेज अपने ही पिता यानी कि वैनम को मारना चाहता था। क्लीटस फ्रांसिस को शादी का गिफ्ट देने के लिए मलिगन के घर जाकर उसे उठा लेता है और फ्रांसिस क्लीटस को गिफ्ट देने के लिए एडी के घर पर जाती है, लेकिन एडी उस टाइम घर पर नहीं था। फ्रांसिस वहां एन की एक तस्वीर देख लेती है। फ्रांसिस एन के घर जाकर एन को उठा लेती है। फ्रांसिस एक टिश्यू पेपर पर उस चर्च का नाम लिखकर डैन को देती है जहां वो क्लीटस के साथ शादी करने वाली थी और डैन से कहती है एडी को बोल देना अगर वो एन की जान बचाना चाहता है तो इस चर्च में आ जाए। डैन एडी को कॉल करके बता देता है कि एन कहाँ है। फ्रांसिस और क्लीटस की उस चर्च में शादी होने लगती है, लेकिन वैनम, एडी और डैन एन को बचाने के लिए उस चर्च में आ जाते हैं। वैनम और कार्नेज लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो फ्रांसिस अपनी सुपर पावर यूज करती है। कार्नेज इसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वैनम के साथ लड़ने लगता है। ये देखकर फ्रांसिस को पता चल जाता है कि क्लीटस कार्नेज को कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि कार्नेज क्लीटस को कंट्रोल कर रहा है। वैनम और कार्नेज की फाइट में कार्नेज जीत जाता है, लेकिन वैनम को मारने से पहले वो कहता है कि पहले मैं एन को तुम्हारे सामने मारूंगा और उसके बाद तुम्हें मारूंगा। कार्नेज एन को चर्च के ऊपर ले जाता है और वहां जाकर उसे खाने लगता है, लेकिन उसी टाइम वैनम वहां आकर कार्नेज पर हमला कर देता है और फिर वैनम फ्रांसिस को धक्का देकर चर्च की छत से नीचे गिरा देता है। फ्रांसिस नीचे गिरते हुए जोर से चीख मारती है और उस तेज आवाज से एडी और क्लीटस दोनों अपने सिम्बियोट से अलग होकर नीचे गिरने लगते हैं। फ्रांसिस के ऊपर इस चर्च की घंटी गिर जाती है जिसकी वजह से फ्रांसिस मारी जाती है। जमीन के पास आकर वैनम एडी में आकर उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन क्लीटस बगैर सिम्बियोट के जमीन पर गिरता है जिसकी वजह से वो बहुत जख्मी हो जाता है। कार्नेज दोबारा से क्लीटस के पास जाने लगता है, लेकिन वैनम उसे उठाकर खा जाता है। वैनम कहता है कि इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर वैनम क्लीटस कैसिडी का सर भी खा जाता है और इस तरह कार्नेज, क्लीटस और फ्रांसिस तीनों मारे जाते हैं। मलिगन की बॉडी में भी एक सिम्बियोट आ गया है जो कि कार्नेज का बेटा है यानी कि वैनम का पोता है और इस सिम्बियोट का नाम टॉक्सिन है। मूवी के आखिरी सीन में एडी और वैनम भागकर सबसे दूर एक बीच पर आ जाते हैं क्योंकि एडी पुलिस स्टेशन से भाग गया था और अब पुलिस इसे ढूंढ रही थी। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एडी और वैनम एक होटल रूम में बातें कर रहे होते हैं और अचानक से वो दोनों अपने यूनिवर्स से टेलीपोर्ट होकर एक और यूनिवर्स में आ जाते हैं। इस यूनिवर्स में इनके टीवी पर स्पाइडरमैन की न्यूज़ चल रही होती है। इसका मतलब है कि वैनम की नेक्स्ट मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होगी। दोस्तों, IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 5.9 है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।